हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज अपना टॉपिक है आवेश। एक अपन पढ़ेंगे आवेश, एक पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। देखो आवेश क्या है। आवेश अपन कह सकते हैं कि एक वस्तु का गुण है। आवेश क्या है? यह वस्तु का मूल गुण है। मूल गुण किसे कहते हैं? मूल गुण कहते हैं जो कॉमनली सब में पाया जाता है। आवेश क्या है? आवेश की डेफिनेशन देखें अपन, यानी परिभाषा देखें तो आवेश की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी, आवेश वस्तु का मूल गुण है। पहली बात तो ये वस्तु का गुण है और वो भी मूल गुण है। दोनों पॉइंट याद रखना, ये परिभाषा में होनी चाहिए। आवेश वस्तु का मूल गुण है। अब मूल गुण से क्या मतलब है कि कोई भी, मान लो आपके पास घर में कोई चीनी का पैकेट आ रहा है, चीनी आ रही है, चीनी का पैकेट आ रहा है, तो उसकी मूल चीज क्या है? गन्ना, जिससे वो बना है, यानी लो मटेरियल। तो आवेश वस्तु का मूल गुण है जिसके कारण कोई वस्तु, मान लो विद्युत है, विद्युतीय प्रभाव दिखा रही है, वह चुंबकीय है, विद्युतीय व चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। मतलब कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है, तो उसमें आवेश तो कहीं ना कहीं रोल होगा उसका, आवेश का। जैसे मैंने बताया कि एक तरीके से आवेश एक लो मटेरियल है, और ये क्या है? ये चीनी के पैकेट मान लो, आवेश को गन्ना मान लो। समझ गए कि आवेश जो है एक लो मटेरियल है जिसकी सहायता से विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे या चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। ये होगी परिभाषा। एक बार पूरी लैंग्वेज बोल देता हूँ। आवेश वैसे तो नोट्स में है लैंग्वेज, आप टेलीग्राम पे जाएं, चैनल को ज्वाइन करें, लिंक बायो में दे रखी है, पीडीएफ है, उसमें सारा दे रखा है जो मैं बताऊंगा आपको। फुल बोर्ड के हिसाब से नोट्स हैं, कुछ भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है किसी भी टीचर से। सब बोर्ड के हिसाब से 95 to 99 नंबर लाएंगे, ला पाओगे इससे आराम से। आएंगे 100 भी आएंगे, ऐसी बात नहीं 100 नहीं आएंगे। वो 1% की गारंटी मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो थोड़ा MCQ बेस आते हैं आजकल, थोड़ा अलग आ जाए तो फिर तुम तो क्लिप काट के लगा दोगे वीडियो की 100%, वरना 1 नंबर का नहीं आया उसमें से। तो आवेश क्या है? आवेश वस्तु का मूल गुण है जिसकी सहायता से वस्तु विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। अब इसकी थोड़ी कॉमन बात पढ़ेंगे आवेश के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसका चिन्ह, यानी प्रतीक बोलते हैं हिंदी में। इसका प्रतीक क्या है या चिन्ह क्या है? आवेश को अपन कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। पहला। दूसरा पॉइंट, इसका मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक आपने पहले पढ़ा होगा, डायमेंशन एंड विमा। डायमेंशन जो चैप्टर है 11th में, विमा वाला, उसमें भी ये मात्रक और ये सब बता देते हैं। तो इसका एक MKS मात्रक होता है और एक CGS होता है। MKS मतलब होता है कि अगर दूरी को तो ले मीटर में, M का मतलब दूरी को मीटर में, K का मतलब किलो, KG, C का मतलब बताओ सेकंड, कि C का मतलब नहीं, S का मतलब सेकंड। यानी दूरी को तो ले मीटर में, द्रव्यमान को ले केजी में, और समय को ले सेकंड में। तब जो मात्रक निकल के आएगा वो है MKS मात्रक, जो आवेश का होता है कूलाम। CGS मतलब, S का मतलब तो वही सेकंड, G का मतलब ग्राम, और C का मतलब सेंटीमीटर। ये तो पहले भी पढ़ा होगा खैर। तो इसका CGS मात्रक जो होता है ना, वो होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है जिसकी वजह से दिया गया है। इसे C से डिनोट करते हैं, स्मॉल c से। और स्टेट कूलाम को STC, डिग्री भी होती है एक STC की, तुम तो STC याद रख लो। अब इन दोनों मात्रकों में संबंध, जैसे आपको कूलाम दे दिया तो उसे स्टेट कूलाम में कैसे बदलोगे, स्टेट कूलाम दे दिया तो उसे कूलाम में कैसे बदलोगे। वो तो एक कूलाम जो होता है वो बराबर होता है
3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये रिलेशन है, कभी कन्वर्ट कराए तो यूज कर सकते हो आप इसे। अब अगला आता है एक मात्रा का और होता है इसका, वो होता है फैराडे। फैराडे जो होता है ना, बहुत बड़ा मात्रक है, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है फैराडे, जो कि एक फैराडे एफ से नोट करते हैं बराबर होता है 96,500 कूलम। अब बदलो इसको, अगर स्टेट कूलम में बदलोगे तो इसको गुना करना पड़ेगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। आप तो इसी को दो कूलम में याद कर लो, 96,500 कूलम। अब ये दो चीज हो गई, प्रतीक हो गया, मात्रक हो गया। अब तीसरा आता है विमा। देखो विमा आप निकालने का मैं तरीका बताता हूँ। वैसे तो इसकी विमा होती है M0 L0 T1 A1। अब कैसे याद रखोगे, इतने सारे पढ़ोगे आप, फॉर्मूले पढ़ोगे, उनकी विमा याद नहीं रहती, मेरे को भी नहीं रहती थी। तो आपको क्या करना, विमा याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। Q बराबर, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, Q बराबर IT। Q यानी क्या हो गया, आवेश। I मतलब धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। T मतलब समय। अब समय को तो आप जानते ही हो, टाइम को, T1 हो गया। और धारा का मतलब क्या हो गया, एम्पियर में नापते हैं धारा को, तो A1 हो गया। ये दोनों तो A1 T1, बाकी बचे कुछ 0 लिख दो। तो ये हो गई अपनी विमा। अब एक चीज होती है, चौथा पॉइंट आता है। देखो राशि जो होती है ना, कोई भी वस्तु है, जैसे कि आवेश है, विभव है, विभवांतर है, वोल्टेज है, जो भी है, मतलब जितनी भी चीज है, धारा है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश, इन्हें दो कैटेगरियों में बांटा गया है, सदिश और एक अदिश। तो सदिश कौन सी होती है, जो दिशा पर निर्भर करे। मान लो कोई इधर जा रहा है तो उसके लिए प्लस हो, उससे विपरीत जा रहा है तो उसके लिए माइनस हो। जो दिशा पर निर्भर करे वो तो होती है सदिश, जो इस पर निर्भर ना करे वो होती है अदिश। ठीक है, तो जो आवेश है वो अदिश राशि है, यानी ये दिशा पर निर्भर नहीं करती, सदिश नहीं है। आवेश अदिश राशि है। तो 4 पॉइंट हो गए, प्रतीक चिन्ह हो गया, मात्रक हो गई, विमा हो गई, और अदिश राशि हो गई। कौन सी राशि है, अदिश। एक 5वां पॉइंट हो रहा है कि प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है। आवेश कितने प्रकार का होता है, सब जने जानते हैं आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश। बस ये तो हो गया आवेश के बारे में। अब बढ़ते हैं अपन आवेश के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज क्या है आवेश की। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहले तो पहला गुणधर्म, टोटल इसके 7 गुणधर्म है। तो पहला बताता हूँ, आवेश संरक्षित राशि है। समझते चलेंगे साथ के साथ, आवेश संरक्षित राशि है। अब देखो संरक्षित का मतलब क्या है, आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ। उसका मतलब है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, कि कोई भी द्रव्यमान है, मान लो कोई भी एम है, ये कम या ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो कोई भी रिएक्शन हुई A+B, उससे बना C+D, तो इन जो तो दोनों का जो मास है और इनका जो मास है वो दोनों बराबर ही रहेंगे, यानी कोई भी रिएक्शन में द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ऐसे ही आवेश है, मान लो कोई वस्तु A है, कोई वस्तु B है। अब इन दोनों को चाहे कैसे ही आपस में रगड़ें या पास ला के चिपकाएं, फिर अलग कर लें, तो इनका जो आवेश है, टोटल आवेश, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये मान लो पहले का है जब दोनों अलग अलग रखे हैं। अब दोनों को अपन ने बढ़ा दिया और फिर दोनों को अलग अलग कर दिया। अब मान लो इनका हो गया Q3 और Q4, दोनों का चेंज हो जाएगा अगर विभव अलग अलग हुए तो जो Q1 + Q2 है वो बराबर होगा Q3 + Q4 के, यानी पहले जो आवेश था उनका योग, बाद में जो आवेश था उनका योग हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षित रहता है, यानी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाए। ऐसे नहीं है कि बीच में कि खत्म हो जाएगा, बीच में थोड़ा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा,
ये संरक्षित रहता है। दूसरा है जो आवेश है ना, क्वांटीकृत राशि है। इसमें संरक्षित वर्ड याद रखना है, इसमें याद रखना है क्वांटीकृत। क्वांटीकृत का मतलब क्या है? क्वांटा, क्वांटीकृत है क्वांटा से। क्वांटा क्या होता है? क्वांटा होता है सबसे छोटी इकाई। आपने फोटोन तो नहीं सुना होगा, लास्ट में आएगा। क्वांटा में वैसे ही समझा देता हूँ। क्वांटा होता है सबसे छोटी इकाई, यानी एक तरीके से कोई ये पेन है, किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। अब परमाणु सबसे छोटी इकाई हो गई इसकी, सबसे छोटी इकाई की क्या हो गई? परमाणु। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? क्वांटा। क्वांटीकृत राशि है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इससे छोटी कोई राशि नहीं है, और इसके गुणज में ही दूसरी राशि है। मतलब एक कोई सी वस्तु पर आवेश जो होता है ना, 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता 1.5e, 1.5e नहीं हो सकता, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्वांटीकृत है, यानी जो इसमें एन डिनोट करते हैं एन ई से, फॉर्मूला जो होता है एन ई हो गया इलेक्ट्रॉन, एन हो गया गुणज यानी संख्या 1 2 3 पूर्ण गुणज है। तो दूसरा पॉइंट हो गया आवेश क्वांटीकृत राशि है। ई का वैल्यू अपन को पता ही है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन कितना कम होता है एक कूलम से, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो Q बराबर एन ई, फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने। अपन को एक कूलम में निकालना है, एन निकालना है, इलेक्ट्रॉन पता ही है अपन को। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/1.6 इंटू 10⁻19 ये आ जाएगी। तो इसका मान निकाल लेना, वही आएगा एन का मान, जो भी आए वो यहाँ लिख देना। कितना आएगा इसका मान? 6.25 इंटू 10⁻18 ये आएगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन लेंगे जब उनका जो आवेश होगा वो एक कूलम बनेगा। यानी आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन से एक कूलम कितनी बड़ी राशि है। तो आपके 2 पॉइंट समझ में आ गए, एक आवेश संरक्षित राशि है, आवेश क्वांटीकृत राशि है। अब आता है तीसरा। ये तो आप सबको पता है कि दो अगर सेम आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों के मध्य रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होगा, और चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। मान लो दोनों लड़की हैं, पास में बैठी हैं, तो झगड़ा हुआ बना रह नहीं सकता। लड़कों में फिर भी रह जाता है, पर लड़कियों में झगड़ा तो होएगा और वो दूर तो होंगी। एक लड़का है और एक लड़की है, अट्रैक्शन होगा लड़के को, तो लड़की को भी होगा अट्रैक्शन। इससे भी समझ सकते हो। और चौथा पॉइंट आता है कि आवेश है ना, दो प्रकार की वस्तु होती है अपने पास। एक ऐसी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी धारा प्रवाहित होती है। एक ऐसी वस्तु जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो उस आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है, एक होती है चालक, एक होती है कुचालक। जो चालक होती है ना, उसमें जो आवेश पाया जाता है, मान लो एक धातु का ठोस गोला है, चालक वस्तु है उसका ठोस गोला है, तो उसमें जो आवेश होगा ना वो सतह पर होगा, बीच में नहीं पाया जाएगा, अंदर सतह पर पाया जाएगा। मान लो पॉजिटिव का आवेश है तो वो सतह पर होगा। और एक कुचालक वस्तु है, उसमें भी एक ठोस गोला है, उसमें आवेश जो है अंदर पूरी जगह होगा, सतह पर भी होगा अंदर भी होगा, संपूर्ण आयतन में होगा। आयतन मतलब तीनों विमाओं का योग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। वर्ग में तो ऐसे ही कहेंगे, गोले में अलग कहेंगे। तो कुचालक में तो अंदर रहता है आवेश, और चालक में बाहर की तरफ निकला रहता है। जब तो आपने कभी देखा होगा लकड़ी को छूने पर करंट नहीं आता है, क्योंकि सतह पर आवेश रहता ही नहीं है, सतह पर नहीं रहता है इसमें आवेश।
चालक वस्तु, कभी आपने ऐसा हुआ है आपके साथ कि मेरे साथ तो बहुत होता है, कभी आपने दरवाजे की कुंडी खोली हो और एकदम से करंट का झटका महसूस हुआ हो, वो इसी की वजह से होता है क्योंकि उसकी सतह पर आवेश रहता है, अंदर नहीं रहता, बाहर रहता है आवेश। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये वस्तु है, यानी ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक चालक, एक कुचालक। एक चालक एक कुचालक। चालक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ठोस हो सकता है, वस्तु दो प्रकार की होती है, चालक कुचालक। चालक दो प्रकार के हो सकते हैं, ठोस और खोखला। कुचालक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ठोस और खोखला। देखो, जो ठोस चालक होगा और ये खोखला चालक है, ठोस को मैं ऐसे कर देता हूँ, तो इसमें भी देखो दोनों में चालक है तो आवेश तो रहेगा सतह पर, तो इसमें भी आवेश सतह पर ही रहेगा और इसमें भी आवेश सतह पर ही रहेगा। यानी चालक कोई सा भी हो, ठोस हो या खोखला, आवेश जो है वो सतह पर रहेगा। लेकिन कुचालक में अंतर है, कुचालक अगर ठोस हुआ तो आवेश अंदर रहेगा आयतन में, खोखला हुआ, खोखले में तो क्या अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो अंदर कहाँ से रहेगा, सतह पर ये जो कुछ है यानी यहाँ पर रहेगा। ये बना हुआ है मेरे नोट्स में, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेना उनकी, क्योंकि ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। प्रिंट आउट निकलवा लेना, ज़्यादा की नहीं निकलेगी, सस्ती निकल जाएगी, डिवीजन करने में आसानी होगी। प्रिंट आउट निकलवा लिया तो आपने, ऐसे तो मोबाइल से मुझे पता है नींद आ जाएगी आपको। तो ये अपने कितने पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, अब पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का वितरण संभव नहीं है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, यानी ऐसी कोई वस्तु संभव नहीं है जिस पर आवेश तो प्रेजेंट है, यानी आवेश है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं है। मान लो कोई भी वस्तु A to Z, अगर उसमें आवेश है तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा, आवेश नहीं है तो हो सकता है द्रव्यमान हो या नहीं हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि आवेश एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है कम से कम, और एक इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अच्छा कम है पर होता है। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट क्या कहता है, छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट है, छठवां, पहले सातवां बताता हूँ आपको, छोटा है, छठवां थोड़ा बड़ा है। सातवां पॉइंट क्या कहता है कि मान लो कोई वस्तु है, ये पेन है, इसके ऊपर कोई आवेश है, अगर मैं इस पेन को गति कराऊं, बहुत तेज गति कराऊं, तब ये आवेश चेंज होगा या नहीं होगा, आप बताओ, होगा या नहीं होगा। देखो आवेश का जो है ना, आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो स्थिर आवेश है चाहे वो गति कर रहा है, आवेश एक गुलाम है तो एक गुलाम ही रहेगा, चाहे उसे कितनी ही तेज गति करवा लो। चाहे आप सी की स्पीड यानी प्रकाश की चाल की स्पीड कितनी होती है, 10 × 3 × 10⁸ ये होती है, इसकी स्पीड से भी गति करवा लो, आवेश एक गुलाम ही रहेगा, गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर एक क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवेश पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर एक क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट आवेश का पहले तो फॉर्मूला ही अलग है, लोग सोचते हैं कि विशिष्ट आवेश एक ही है, पर अलग अलग है। विशिष्ट आवेश होता है Q/m, यानी इसमें बटे में m एक एक्स्ट्रा होता है, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो चाल क्या, बी तो कहीं आ ही नहीं रहा, बी या सी कहीं आ ही नहीं रहा, कैसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है ना वो चाल पर निर्भर करता है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 11th का है, नहीं पढ़ा तो ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला
जो चाल है, अगर चाल बढ़ेगी तो द्रव्यमान जो होगा ना वो बढ़ेगा। मान लो v बढ़ा तो 1 में से b घटाया 1 में से, तो ये कम आएगा नीचे की वैल्यू। जितना v बढ़ता जाएगा उतनी नीचे की वैल्यू कम आती जाएगी, तो ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आती जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो ये m1 ज़्यादा आ रहा है कब, जब v ज़्यादा आ रहा है, यानी चाल बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ रहा है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं, आपको तो केवल इतना पॉइंट याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रहे तो रख लेना, नहीं तो छोड़ो, कि चाल बढ़ाने पर विशिष्ट आवेश घट जाता है। बस अब आते हैं छठवें पॉइंट पे, एक पॉइंट रह गया, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब कोई वस्तु है, दो वस्तु है, इनको स्पर्श कराया जाए, मान लो ये एक छोटा, इसको हटाओ, ये मानो ये एक छोटा गोला है, इसकी त्रिज्या r है, दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या 2r है। तो जब भी इन दोनों को, मान लो दोनों पे क्यू क्यू आवेश है, सेम आवेश है, दोनों को स्पर्श कराया गया और फिर दोनों को हटा लिया गया, तो इन दोनों पर आवेश कितना है। तो इसका जो पॉइंट है ना वो ये कहता है, जब चालकों को स्पर्श करवा कर हटाया जाता है, दोनों चालक हैं उनको स्पर्श करवा कर दूर हटाया जाता है, तो आवेश का जो बंटवारा होता है, किसका, आवेश का बंटवारा, यानी आवेश का जो आवेश इन दोनों पर रहेंगे हटने के बाद, वो त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, त्रिज्या के अनुपात में होता है, त्रिज्या के अनुपात में होता है, यानी जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही है क्या, जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा ही है, त्रिज्या के अनुपात में होता है। तो कैसे है, एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो ये इसकी त्रिज्या r है, ये है इसकी त्रिज्या 2r है, इस पे है 10 माइक्रोकुलाम आवेश, माइक्रो का मतलब समझते हो ना, 10⁻⁻⁶, आप तो 10 ही मान लो, इस पर है 10 कुलाम आवेश, और इस पर कितना मान, इस पर मान लेते 80 कुलाम आवेश, ठीक है, एक पर 10 कुलाम आवेश है, एक पर 80 कुलाम आवेश है। तो इनका बंटवारा जो है ना त्रिज्याओं के अनुपात में होगा। त्रिज्याओं का अनुपात कैसे है, ये r और ये 2r, यानी 1:2 में है त्रिज्या, तो इसी में होगा, ये वस्तु A है, ये वस्तु B है, पहले दोनों का अलग अलग आवेश था, दोनों को मिलाया, अब दोनों को हटा लिया, तो अब वस्तु A पर आवेश क्या होगा, वस्तु A का आवेश कितना होगा, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो वस्तु A का अनुपात त्रिज्या का कितना है, 1, सही है, और टोटल इन दोनों का योग कितना है, 3, अपन ऐसे ही निकालते, टोटल त्रिज्या कितनी हुई, 3, तो 1/3 इंटू टोटल आवेश जोड़ दो दोनों को, 10 और 80, 90 हो गया, इंटू 90 यानी 30। आप तो ये मान लो, सीधी सी बात, जैसे आपको एक कोई भी क्वेश्चन आए, इसकी त्रिज्या इतनी है, इसकी त्रिज्या इतनी, सबसे पहले तो आपके पहला काम रहेगा आपका दोनों आवेशों को जोड़ना, Q1 + Q2, जैसे यहाँ पे 10 + 80 आ गया 90। अब दूसरा रहेगा त्रिज्याओं का अनुपात, मान लो एक ही निकालनी है, तो जो उसकी त्रिज्या का अनुपात आएगा, एक आ रहा है वो तो रखना है ऊपर, और दोनों का योग, दोनों की त्रिज्या 1r है, ये 2r है, दोनों का योग 3r, तो उस 3 को रखना है नीचे। आप ऐसे भी ले सकते हो, इसमें तो जैसे नीचे ज़्यादा आ जाए तो इन दोनों को जैसे अनुपात में लिख दिया आपने, फिर काट दिया आर को 1/2, तो इन दोनों को जोड़ देना है। अगर जैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो सुनो, अगर यहाँ पे होता 5r, यहाँ पे होता 10r, तो आप क्या करते, ऊपर तो लिखते 5 और नीचे क्या लिखते 15, सही है ना। तो पर अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r से r काट दिया, इससे ये काट दिया, तो 1:2, तो 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। बात बरोबर है, इससे अब काट लो या पहले काट दो, बात बरोबर है। तो वस्तु ए का निकालना है, तो एक तो इसकी वजह से आ गया, एक आर की वजह से 3 यहाँ से आ गया, और 90 टोटल आवेश था, तो इसका आ गया 30 कुलाम। अब बी का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आएगा, ऊपर इसका 2 आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे वही 3 आएगा 90।
तो कितना आएगा, ये 60 गुलाम आ गया। यानी 2 वस्तुएं, अब उनका गुलाम एक का 30 होगा, एक का 60 होगा। एक क्वेश्चन और है, वो मेरे नोट्स में दे रखा है, पहले आप ट्राई करना, अगर वो नहीं होता है तो कमेंट करना, मैं आपको करके भेज दूंगा, समझा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो ये तक ही कंप्लीट है, आज का टॉपिक इतना ही है बस, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम जानते ही हो, लिंक दे रखी है बायो में, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने से क्या होता है, जैसे आपके बैच के हो कुछ बच्चे हैं जो नहीं पता उनको, फिजिक्स जो है ना बहुत सरल सब्जेक्ट है, लोग बस हुआ बना के रखते हैं कि फिजिक्स नहीं है, क्योंकि वो रटाते हैं, ज़्यादातर टीचर ही रटाते हैं बच्चों को, समझाते हैं ही नहीं। इस चैनल पर आपको पूरा समझाया जाएगा, अच्छे से पढ़ते रहो, बोर्ड की टेंशन लेना मत, क्योंकि सारा है पेपर नोट्स में से ही आएगा, नोट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी। मेरी कोशिश पूरी यही है कि 100 नंबर का पेपर इसमें से आए। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी कर दिया करो, और अपने दोस्तों आसपास के लोगों को बताया करो कि भाई ये है एक भैया जो पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, पहले भी पढ़ाया हुआ है, बढ़िया नॉलेज है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है।